नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वॉर डायरी में मैं फिर से आपके सामने हूँ। इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली से लेकर कीव तक का सफ़र हमने कैसे तय किया, कैसे तैयारियाँ होती है। वॉर रिपोर्टिंग, वॉर जोन पहुँचने से पहले आपके होम स्टेट में ही तैयारियों के ऊपर सोचना पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद स्थिति परिस्थिति कैसी होती है, कैसे टेक्नोलॉजी पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते, वो स्थिति देखी। और जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो नदी कीव को दो हिस्सों में बांटती है, उस नदी के उस पार हम आपको लेकर जाएंगे अगले एपिसोड में। तो आज हमने मन बनाया कि हम नीप्रो नदी या डेनीप्रो भी जिसे कहा जाता है, उस नदी को पार करके इरपिन, बूचा और होस्टमेल का सफ़र तय करेंगे। इरपिन बूचा होस्टमेल की तुलना आप एनसीआर या बड़े एनसीआर के तौर पे कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए इरपिन आप नोएडा है, ग्रेटर नोएडा को आप कह सकते हैं बूचा, और होस्टमेल थोड़ा सा और दूर जाने की बात करें, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पर रशियन फोर्सेस पहुँच चुकी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि वॉर एट होम, वॉर एट डोर स्टेप। आपकी राजधानी को चारों तरफ से रशिया की सेना ने घेर लिया था। जेलेंस्की के पास अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फ़ोन आता है। जो बाइडेन कहते हैं कि मैं आपके लिए प्लेन सेंड कर रहा हूँ, प्लेन में बैठो और वॉशिंगटन डीसी आ जाओ। लेकिन जेलेंस्की कहते हैं मुझे भागने का रास्ता नहीं, लड़ने की हथियार चाहिए। और जंग, आवाज़, धुआं, बारूद की महक, ये सब कुछ हमें नज़र आने वाली थी। बहुत मुश्किल से हमने नीप्रो नदी, वहाँ बने हुई बैरिकेटिंग, वार पास दिखाकर, नारे लगाकर, स्लावा यूक्रेन, हीरोइम स्लावा बोलते हुए पार किया। पार करने के बाद हम सबसे पहले पहुँचे इरपिन। जब हम डाउनटाउन आउटस्कर्ट्स के इलाके में थे, हमने सोचा कि चलो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ इरपिन रूसी भाषा में, क्योंकि रूसी और यूक्रेनी भाषा दोनों एक जैसे, दिखने में एक जैसी है, बोलने में भी काफ़ी हद तक। दा और तक, जैसे हम ओके बोलते हैं तो दा बोला जाता है रशियन में और तक बोला जाता है यूक्रेनी भाषा में, लगभग सिमिलर टाइप का है। प्रावा, जैसे हम कहते हैं कि मेरा अधिकार है, इट्स माई राइट, तो वह प्रावा कहा जाता है राइट के लिए। और प्रावा भी सेम ही शब्द है, चाहे आप यूक्रेनी में बोले या रशियन में बोले। थोड़ी बहुत भाषा की समझ को समझते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही अपना ट्राइपॉड खोलते हैं, वॉक थ्रू की शुरुआत करते हैं, यानी वॉर जोन रिपोर्टिंग इरपिन के गेट से शुरू करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी बिल्लियाँ आ जाती हैं। अब ये चीज़ ऐसी है जो हम कैमरे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन हम टीवी पे दिखा नहीं सकते कि हम वॉर जोन पे बात कर रहे हैं या बिल्लियों पे बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत मार्मिक था। 20-25 बिल्लियाँ हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। दरअसल यूक्रेन की जो संस्कृति है वो काफ़ी हद तक इजिप्ट, मिस्र जैसी है कि वहाँ कुत्ते छोटे साइज़ के और बिल्लियों को पालना अच्छा माना जाता है। बिल्लियाँ वहाँ पे पॉजिटिविटी की निशानी है। जब युद्ध क्षेत्र इरपिन बूचा तक पहुंचा, होस्टमेल कंट्रोल में चला गया रूस के, तो उसके बाद लोग भाग गए अपने पेट्स को छोड़कर, अपने डॉग्स को, अपनी कैट्स को छोड़ करके। अब कैट्स को आदत नहीं है शिकार करने की, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक एनिमल बन चुके हैं, डॉग्स और कैट्स। उन्हें लगता है कि इंसान आएंगे तो खाना देंगे। तो शायद कई दिनों के बाद मैं, मेरा कैमरामैन और हमारा इग्नू जो लोकल ड्राइवर है, मुकेश मेरा कैमरामैन थे, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बिल्लियों को लगा कि इंसान आए हैं तो खाना मिलेगा। हमारे पास थोड़ा सा दूध था, हमने दूध दिया। कैट फूड नहीं था, बिस्किट्स थे, बिस्किट्स के चूरे बना करके उन्हें दिए, और बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
इसके बाद फिर हम थोड़ी और आगे चलते हैं। जब हम आगे गए तो हमें वो मेन हाईवे या मेन रोड आप कर, जैसे दिल्ली का रिंग रोड है या मरीन ड्राइव है मुंबई का, तो वैसे जो मेन रोड है इरपिन की, वहाँ पर हमें टूटे हुए टैंक्स, आधी जली हुई हालत में, जिसमें से रूस के फौज के जवानों की लाशें आधी बाहर आधी अंदर अवस्था में और बख्तरबंद गाड़ियाँ जली हुई अवस्था में नज़र आई। क्योंकि डिफेंस मैं कवर करता रहा हूँ भारत में, और इंडियन डिफेंस स्टैब्लिशमेंट रशिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है। जैसे हमारे यहाँ जो मेन बैटल टैंक है T-90 भीष्म, वो बेसिकली T-90 प्लेटफॉर्म है जो रशिया का टैंक है। इसी तरह से जो इससे पहले मेन बैटल टैंक हुआ था T-72 टैंक्स, यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका पुराना वर्जन हमें वहाँ पर नज़र आया। BMP-2 हम यूज़ करते हैं बख्तरबंद गाड़ी के तौर पर। अब तो हम स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में स्ट्राइकर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन स्ट्राइकर से पहले BMP-2 यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब महिंद्रा और टाटा भी इसी तरह की गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो BMP-1 यानी जो हथियार भारत इस्तेमाल कर रहा है T-90 टैंक, BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियाँ, उससे पुराना वर्जन 1970 का 1965 का डिज़ाइन T-72 टैंक और BMP-1 उसका इस्तेमाल किया हुआ। अब इसे देख कर के हैरानी ये हुई कि जिन तरह के हथियारों को, सोवियत रूस के हथियारों को भारत ने डिग्रेड कर दिया, जी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल रूस क्यों कर रहा है? अब इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली तो ये कि रूस ये मान के बैठा था कि यूक्रेन दोयम दर्जे का देश, दोयम दर्जे की सेना, हम अपने आउटडेटेड हथियारों को जो हमें इस्तेमाल ही नहीं करने, कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं और उसके बाद जंग खा रहे हैं, उससे लड़ेंगे और जीत जाएंगे। या पुतिन को वाकई ही अपने सैनिकों की जान की कीमत नहीं है, क्योंकि अगर जान की कीमत होती तो जैसे इजराइल मोरकोवा मेन बैटल टैंक का इस्तेमाल करता है, वैसे T-90 का इस्तेमाल किया जा सकता है, T-72 का नहीं। लेकिन पुराने दर्जे के टैंक, पुराने दर्जे की बख्तरबंद गाड़ियाँ जो 60-70 साल पहले चलती थी, आज की डेट में आउटडेटेड है, वो हमें जली हुई नजर आई। और उन्हें कूड़े के ढेर में, या फिर आप ये समझ के चलिए कि ऐसी अवस्था में करने वाले मैन पोर्टेबल डिवाइस, जिसे हम बंदूका कहते हैं ना देसी भाषा में, कि आपने अपने कंधे पे रखा और मैन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर से बटन दबाया और पूरे टैंक को उड़ा दिया, तो वैसे ही सब कुछ होता था। जेवलिन हथियार था, लगभग 2 किलोमीटर की रेंज थी, और जेवलिन के ज़रिए इन तमाम बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को उड़ाया गया था। जो ड्रोन्स थे, जो हेलीकॉप्टर थे, उनके लिए इग्ला मिसाइल भी इस्तेमाल की गई थी। तो इसके ज़रिए, यानी एक सैनिक ने अपने कंधे से मिसाइल चलाई और टैंक की पूरी जो टुकड़ी थी उसे ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के पोर्टेबल हथियारों का इस्तेमाल जब किया गया तो रशियन फोर्सेस की गति की पहुंचने से पहले ही धीमी हो गई। वो बहुत बुरी स्थिति थी। और थोड़ी सी और आगे चले इरपिन में ही, तो हमें कई जगह तो ऐसा नज़र आया कि जो एग्जॉस्ट होता है, जैसे आपकी गाड़ियों में, आपके हम जो बाइक यूज़ करते हैं उसमें एग्जॉस्ट होता है, उसमें पानी भर जाता है तो फिर स्टार्ट नहीं हो पाती, तो वैसे ही एग्जॉस्ट टूटा हुआ था, फूटा हुआ था। हमने कहा ये कैसे? जेवलिन मिसाइल से कौन एग्जॉस्ट को, हथियार मतलब एग्जॉस्ट को कौन उड़ाता है जहाँ से धुआं निकलता है? तो हम खड़े हुए थे, सोच रहे थे। एक डेविड नाम का बंदा आया, अंग्रेज़ी बढ़िया की भाई, सही एज होगी लगभग 40, 42, 45 साल की उम्र, 40-45 के बीच में, दाढ़ी वाला बंदा। और उसने कहा हाउ आर यू, आर फ्रॉम इंडिया? मैं गया वी आर फ्रॉम इंडिया। तो बोले कि, मैंने कहा आपको अंग्रेज़ी कैसे आती है? बोले जी मैं तो यूरोप में काम करता था, ब्रिटेन में रहा हूँ, ब्रिटेन में मैं कंप्यूटर साइंसेस और मैथ्स पढ़ाता था। मैंने कहा अच्छा सर, तो ब्रिटेन छोड़ के यहाँ कैसे? बोले देश की ज़रूरत थी, मैं आ गया। फिर आप यहाँ क्या करते हैं? बोले जी हम ना घर में बम बनाते हैं और वो टेक्नोलॉजी में सिखाता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स का बंदा हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन जानता हूँ। मेरे साथ कुछ और मेरे कलीग्स आए हैं ब्रिटेन से ही, और वो भी इंजीनियरिंग के हैं, वो केमिकल और बायोलॉजिकल चीज़ों को जानते हैं, तो हम घर में बम बनाते हैं। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, ये तो एंटरटेनिंग है,
क्योंकि अमेरिका के हथियार तो बहुत सीमित है, लिमिटेड है। तो हमें लेकर गए अपने फैक्ट्री में। फैक्ट्री क्या थी, एक बंगला था, घर था, बंगलो था, उसके पीछे का बैकयार्ड था। उस बैकयार्ड में बहुत सारे बम बनाए हुए थे। जैसे यूनिवर्सिटी